कोरिया के भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक बड़ा सा इमारत आग की लपटों में जल रही है। वहीं एक फायर फाइटर हांग उस बिल्डिंग से कूदता है, किसी नागरिक की जान बचाने की कोशिश करते हुए। उसकी रस्सी आग की तेज गर्मी से जल जाती है, जिससे वो तेजी से नीचे गिर पड़ता है और सेफ्टी कुशन पर नहीं उतर पाता। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैश होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो फिर भी जाग जाता है। छोटी लड़की को मारने से बचाते हुए वो उठता है और लड़की के परिवार की तरफ दौड़ता है। देखता है कि कहीं कोई घायल तो नहीं, लेकिन चाहे जितना भी बोले कोई जवाब नहीं देता। अचानक उसे दूर से कोई उसका नाम पुकारता सुनाई देता है और वो देखता है कि दो सूट पहने लोग बवाल के बीच मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं। हांग उनसे कहता है कि वो गिरते मलबे से दूर हो जाए, लेकिन फिर उसे फायर फाइटर्स दिखते हैं जो एक आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। चून नाम की महिला हांग से कहती है कि वो मरने से पहले पैरागॉन था और वे यहाँ है, उसे न्याय के साथ परीक्षाओं से गुजरने में मदद करने के लिए। दूसरा रक्षक, जिसका नाम मक है, उसे बताता है कि उनका नेता परीक्षाओं के द्वार के सामने उनका इंतजार कर रहा है और उन्हें अभी वहीं जाना होगा। हांग को यह सारी बातें समझने में मुश्किल हो रही है और वह धीरे धीरे चलता हुआ अपने साथियों को देखता है जो उसके मृत शरीर के ऊपर रो रहे हैं। वह चिल्लाता है कि वह अभी मर नहीं सकता क्योंकि उसे अपनी मां से मिलना है, लेकिन उसका शरीर हवा में उठकर विशाल द्वार की ओर जाने लगता है। हांग अपनी मां से मिलने की बात करता रहता है, जबकि रक्षक यह देखकर भावुक हो जाते हैं कि वह मौत के बाद भी अपने माता पिता के प्रति इतना प्यार दिखाना। वे एक अलग दुनिया में पहुंचते हैं जहां हजारों लोग न्याय के द्वार की ओर बढ़ रहे होते हैं, और वहां हांग की मुलाकात गार्डियन लीडर रिम से होती है, जिसने पिछले 100 सालों में 47 आत्माओं को पुनर्जन्म दिलाया है। जब लीडर हांग को एक आदर्श इंसान कहकर बधाई देता है, तो हांग नजरें चुराता है और मना कर देता है, कहता है कि वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। वे न्याय के द्वार से अंदर जाते हैं, लेकिन अचानक उन्हें एक भयानक जगह पर पहुंचा दिया जाता है जो लावा से भरी हुई है और जिसे हत्या का पहाड़ कहा जाता है। मैक उनके लोकेशन को देख के हैरान हो जाता है और तुरंत होंग से पूछता है कि क्या उसने कभी किसी को मारा है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है कि उसने कभी ऐसा कुछ भयानक नहीं किया। रिम समझाता है कि किसी की मौत का कारण बनना, चाहे वो सीधे न भी हो, जैसे कि चुप रहना या कुछ न करना, उसे भी ट्रायल्स में आका जाता है और शायद इसी वजह से वे यहाँ है। होंग एक स्टेडियम में पहुंचता है जहां जमीन पर बड़ी दरवाजे खुलते हैं और एक विशाल गड्ढा दिखता है जिसमें लावा भरा होता है। जिन लोगों को सजा दी जा रही है वे बुरी तरह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार जलते रहते हैं। आग के समंदर में अभियोजकों ने ट्रायल की शुरुआत इस आरोप से की कि हांग ने अपने एक साथी को बचाने का मौका मिलने के बावजूद उसे नहीं बचाया, जिसकी वजह से वह आदमी मर गया। वे मांग करते हैं कि हांग को अपने दोस्त को बचाने में नाकाम रहने के पाप की सजा के तौर पर 5 साल के लिए लावा के गड्ढे में रखा जाए। रिम उस आदमी का बचाव करता है और घटना के असली सच को करीब से जांचने की मांग करता है। असल में हांग ने मौके पर पूरी कोशिश की अपने दोस्त को बचाने की, लेकिन वे उस पत्थर को हिला नहीं पाए जिसके नीचे फायर फाइटर फंसा हुआ था। निराशाजनक हालात को समझते हुए उसके साथी ने उससे कहा कि वो यहां से चले जाएं और बाकी नागरिकों को बचाएं। होंग के इस फैसले की वजह से वो उस रात 8 लोगों को बचाने में सफल रहा। रिम का तर्क है कि उस आदमी की बहादुरी को उसके दोस्त को पीछे छोड़ने के फैसले को जज करने में ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरे लोगों की मदद करने की उसकी बहादुरी देखकर जज ने उसे आरोपी से बरी कर दिया और अगले मुकदमों में जाने की अनुमति दे दी। हालांकि होंग ने पहली सुनवाई जीत ली, लेकिन उसके साथी की याद उसे गहराई से प्रभावित करती है। मौत। वो जानना चाहता है कि गार्डियंस उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं कि वो कोई पैरागॉन है। पता चलता है कि गार्डियंस के अपने स्वार्थ है, क्योंकि उन्होंने नरक के राजा योमरा के साथ डील की है। अगर ये तीनों 49 मृत आत्माओं को 100 साल के अंदर ट्रायल से गुजरकर पुनर्जन्म दिलाने में मदद कर पाए, तो वे खुद भी इंसान बन सकते हैं। आखिरकार वे आलस्य के ट्रायल पर पहुंचते हैं, जहां चुन हांग द्वारा किए गए सारे कामों के बारे में बताता है। हांग जिंदगी भर कभी भी आलसी नहीं रहा और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा, चाहे कहीं भी हो। वो चला गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसने मधुमक्खी के छत्ते को उलट दिया और अपनी पूरी टीम को दर्दनाक डंक खिला दिए, या किसी गुस्सैल बिल्ली को बिल्डिंग की कगार से बचाया और मालिक की लैम्बोर्गिनी को अपने सिर से तोड़ दिया। जज हांग के योगदान से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने प्रोसिक्यूटर्स को तुरंत उस आदर्श की सम्मान में एक मूर्ति बनाने का आदेश दिया। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि आदमी अपनी जिंदगी इतनी पूरी तरह से जीना क्यों चाहता था, तो हांग ने बताया कि वजह बस पैसा था। आदमी का जवाब सुनकर जज ने तुरंत अपना फैसला बदल दिया और प्रोसिक्यूटर से कहा, होंग को सजा में भेजा जाता है, जहां एक विशाल मशीन आलस के दोषियों का पीछा करती है, उनके हड्डियां कुचलती है और उन्हें मछलियों को खिलाती है। रक्षक अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वे अपने मुवक्किल की मदद कर सकें और देवी से विनती करते हैं कि वह उस आदमी की जिंदगी को ध्यान से देखें।
होंग ने इतनी मेहनत इसलिए की थी क्योंकि वह अपनी बीमार माँ और कानून की पढ़ाई करना चाहने वाले भाई की मदद करना चाहता था। होंग इतना काम करता था कि अक्सर अपनी सेहत की परवाह नहीं करता था और उसकी पैसे की चाहत, इसलिए ये स्वार्थ की वजह से नहीं था। जब देवी ने आदमी की असली मंशा समझी तो उसे पता चला कि हांग दोषी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपने परिवार की मदद करना चाहता था। समूह जल्दी से उस नाव पर चढ़ गया जो उन्हें अगले जगह ले जाएगी, लेकिन जश्न मनाने से पहले उन्होंने देखा कि कई राक्षस उनका पीछा कर रहे हैं। टीम ने अपने हथियार निकाल लिए और पूरी ताकत से उन जीवों का सामना करने लगी। वे कई दुश्मनों को काट छांट कर हरा पाने में कामयाब रहे, लेकिन कप्तान, आखिरकार वो जहाज से गिर जाता है और मुश्किल से पकड़ बनाए रखता है। मैक को अकेले ही जहाज की रक्षा करनी पड़ती है ताकि उसका नेता संभल सके। आखिरी मौके पर मैक एक बड़े पत्थर के स्तंभ पर वार करता है, जिससे चट्टानें गिरने लगती है और अंत में वे राक्षस की पीछा से बच जाते हैं। आदमी बताता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हांग के परिवार का कोई मर चुका है और वह एक बदला लेने वाला भूत बन गया है। आगे और राक्षसों के पीछा करने से रोकने के लिए रिम हांग के परिवार से मिलने का फैसला करता है ताकि वह सच जान सके कि क्या हुआ था। वो हांग के घर जाता है और देखता है कि माँ जिंदा है। इसका मतलब साफ था कि भाई सू ही मरकर बदला लेने वाली आत्मा बन गया है। बुरी आत्मा भागने की कोशिश करती है, लेकिन प्रहरी उसका पीछा करता है। रिम अपनी हथियार से आत्मा को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि उसे रोका जा सके, लेकिन भूत पीछे से हमलों को बचाता रहता है। आखिरकार दोनों टकराते हैं और प्रहरी को दूर धकेल देते हैं, जिससे आत्मा छिप जाती है और रिम अपनी शिकार को बेताबी से ढूंढता रहता है। प्रहरी उस निशान का पीछा एक मिलिट्री बेस तक करता है, जहां वो सैनिकों को बात करते देखता है। सू के बारे में और उसे डिफेक्टर यानी भगोड़ा कहकर बुलाने की बात हो रही है। और जो बात और भी अजीब है वो ये कि कप्तान और उसके एक साथी सैनिक कुछ छुपा रहे हैं। रिम खुद को आर्मी के कर्नल का भेष धरकर कप्तान से सू के बारे में सवाल पूछता है और उस पर उस शख्स को मारने का इल्जाम लगाता है। हैरानी की बात यह है कि कप्तान डर के मारे गार्जियन को ब्लैकमेल करने लगता है, जो ये साफ बताता है कि वो भाई की मौत के लिए जिम्मेदार है। दूसरी तरफ होंग से छल प्रपंच की देवी सवाल पूछ रही है और उस पर लिखने का आरोप लगा रही है। उसने अपने साथी के लिए कई झूठे वसीयत और जवेशे बनाए जिन्हें वह पहले संभाल नहीं पाया था। उसने ये कागजात उस आदमी की बेटी को दे दिए और खुद को लड़की का पिता बता के उसे झूठ बोला। देवी तुरंत उस आदमी को बांधने का आदेश देती है और उसकी जीभ काटकर सजा देने की तैयारी करती है। सौभाग्य से रिम टेलीपैथी के जरिए अपनी टीम से जुड़ पाता है और हांग के कामों के लिए दलील देता है। पता चलता है कि उसने अपनी माँ को भी झूठे खत लिखे थे, जिसमें उसने बताया था कि उसकी जिंदगी कितनी शानदार है और वह कितना अमीर बन गया है। रिम कहता है कि ये सब कोशिशें बस उन लोगों को सांत्वना देने के लिए है जिनकी उसे परवाह है, ताकि उन्हें वो उम्मीद दी जा सके जो हकीकत नहीं दे पाती और जिससे वे जीते रहें। जब रिम को पता चलता है कि होंग ने ये सब इसलिए किया ताकि दूसरों को जीने का एक वजह मिल सके, तो वो उसकी गलतियों को माफ कर देता है, क्योंकि उसका मकसद कभी नुकसान पहुंचाना नहीं था। ट्रायल के बाद रिम होंग से झूठ बोलता है और कहता है कि उसके परिवार ठीक है, लेकिन जल्दी ही टीम को होंग के भाई के बारे में असली सच बताता है। रिम वापस समय में जाता है ताकि पता कर सके कि सू की मौत की रात असल में क्या हुआ था, और तब उसे एहसास होता है उसका साथी डोंग गलती से सेफ्टी बंद करने के बाद उस आदमी को गोली मार बैठा। डोंग ने तुरंत उनके कप्तान को फोन किया और मरते हुए आदमी को बचाने की बजाय वह सैनिक सू को दफनाने और सबूत छुपाने का फैसला करता है ताकि उसकी पदोन्नति खराब न हो। रिम सू के शरीर को देखता है और चौंकर महसूस करता है कि आदमी एक्चुअली मर नहीं था, जिससे उसे अपने अतीत की यादें ताजा हो जाती है जब उसके पिता को भी जिंदा दफनाया गया था। उसी वक्त होंग अन्याय के उस नरक में पहुंच चुका है जहां लोग जम गए हैं। कई सालों तक उन्होंने दूसरों की मदद न करने के जुर्म की सजा भरी। सौभाग्य से हांग का पेशा फायर फाइटर होने की वजह से यहाँ उसे सजा नहीं मिलेगी, बल्कि उसे अगले स्थान पर जाने दिया जाएगा। केबल कार में सफर के दौरान पता चलता है कि गार्डियंस की सभी यादें मिटा दी गई है, सिवाय उनके नेता रिम के। मक अपने टीममेट को और कुछ बताने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से हांग को बता देता है कि उसका भाई असल में एक बदला लेने वाली आत्मा है। सच्चाई समझते ही उस आदमी का अस्थिर मन पूरी दुनिया हिला देता है और केबल कार को तोड़ देता है, जिससे उसके रक्षक नीचे गिरने ही वाले होते हैं। लेकिन होंग आखिर में खुद को संभाल लेता है और अपने साथियों की मदद करने की पेशकश करता है। तीनों आखिरकार धोखे के नरक में पहुंचते हैं, जहां एक खूबसूरत देवी उन लोगों को सजा देती है जिन्होंने अपने प्रियजनों को धोखा दिया होता है, उन्हें एक आईने में फंसाकर तोड़ देती है। अच्छी बात यह है कि होंग अपनी जिंदगी में एक आदर्श इंसान था और उसने किसी को धोखा नहीं दिया था, जिससे वह इस जगह से भी सुरक्षित तरीके से निकल जाओ। उसी वक्त रिम एक नाइट क्लब में उस बदला लेने वाली आत्मा को ढूंढ लेता है, जहां वो उन सैनिकों में से एक को मारने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने उसे जिंदा दफना दिया था। रक्षक तुरंत सू का पीछा करता है और वे दोनों शहर में उड़ते हुए लगातार हवा में लड़ते रहते हैं। रिम एक जाल बिछाकर और जादुई रस्सी से उसे बिल्डिंग से बांधकर आत्मा को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। रक्षक आत्मा से कहता है कि उसे फिर से जन्म लेने के लिए अपने कातिलों को माफ करना होगा, वरना वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। लेकिन इससे सिर्फ सू को याद आया कि उसे कैसे जिंदा दफन कर दिया गया था और उसके सबसे अच्छे दोस्तों ने उसे धोखा दिया था, जिससे वह गुस्से में चिल्लाया और एक बड़ी झटके वाली लहर बनाकर खुद को छुड़ाकर भाग गया। दूसरी तरफ कई शराब पीने के बाद डोंग ने अब और गिल्ट नहीं सह पाया और सू की मां को उसके बेटे का ठिकाना बता देने का फैसला किया।
महिला ने नक्शा खोला और आखिरकार अपने सबसे छोटे बेटे का ठिकाना देखा, जबकि सू सब कुछ अपनी माँ के पीछे से देख रहा था। बदला लेने वाली आत्मा रिम के पास गई और संरक्षक से कहा कि उसने माफ करने का फैसला कर लिया है। डोंग सैनिक की अपराधबोध देखकर और जिस तरह से शव का स्थान माँ को बताया गया, वो सब देखकर सू रक्षक से विनती करता है कि वह माध्यम बन जाए ताकि वह डोंग से आखिरी बार बात कर सके। वादा करता है कि इसके बाद वह सभी परीक्षाओं से गुजरेगा। आत्मा उस आदमी के माध्यम से बोलती है और सैनिक से कहती है कि वह उसे माफ कर देता है और अब अतीत की किसी बात पर और आंसू बर्बाद मत करना। इसी बीच हांग हिंसा के नर्क में पहुंच चुका है और वहां एक विशाल छेद देखता है जिसमें कूदना होगा ताकि वह परीक्षाओं तक पहुंच सके। आदमी एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है और एक विशाल चट्टान से टकरा जाता है, लेकिन मक अपने टीममेट को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और हॉग के पास गिरता है। हालांकि हॉग उनके दोनों की तरफ फिसलता है और गलती से उन्हें गिरा देता है, जिससे वे फिर से गड्ढे के नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। मक जल्दी से उनकी तरफ दौड़ता है, जबकि हॉग लड़की को पकड़ लेता है और उसे क्रैश से बचाने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने मरने से पहले किया था। हैरानी की बात यह है कि उनकी गिरावट आखिरी पल में अचानक रुक जाती है जब वे नीचे पहुंचते हैं। हिंसा की परीक्षा शुरू होती है और अभियोजकों का आरोप है कि हॉग ने अपने भाई को जोरदार मारपीट की। स्कूल ये हरकत खासकर बर्दाश्त से बाहर थी क्योंकि वो छोटा लड़का कुपोषण से जूझ रहा था, क्योंकि उस वक्त परिवार बहुत गरीब था। असल में जोंग ने लड़ाई के बाद कभी माफी नहीं मांगी क्योंकि वो अगले ही दिन परिवार से दूर भाग गया था और तब से कभी घर वापस नहीं लौटा। जज ने जल्दी ही फैसला सुनाया कि वो आदमी अपने ही परिवार के खिलाफ हिंसा का दोषी है और उसे सजा के तौर पर एक ऐसी खाई में डालने वाला है जहां लोग लगातार पत्थरों से मारे जाते हैं। जब जोंग की सजा होने वाली थी तब चुन जल्दी से जज से आग्रह करता है कि सजा को टाल दिया जाए। सजा पर भरोसा करो और आखिरी मुकदमे को अभी वाले से मिलाकर देखो क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये खेल बहुत खतरनाक है क्योंकि अगर अगले मुकदमे में हॉन्ग दोषी पाया गया तो संरक्षकों को परलोक में अपनी शक्तियां छोड़नी पड़ेंगी। अफसोस की बात यह है कि संरक्षक जल्दी ही उस लड़ाई वाली रात क्या हुआ इसका सच जान जाते हैं। सू अपने भाई को उनकी मां के सामने घुटने टेकते देख उठता है और जानना चाहता है कि हॉन्ग क्या कर रहा था, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि लड़का अपनी मां को मारने की कोशिश कर रहा था। एक तकिया। सू ने तुरंत अपने भाई को रोकने की कोशिश की, जिससे हांग आखिरकार तकिया गिरा बैठा और गुस्से में उस छोटे लड़के को लगातार मुक्के मारने लगा। पता चला कि हांग उस वक्त अपनी जिंदगी में बहुत निराश था क्योंकि उनका परिवार बहुत गरीब था और उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी। उसे लगता था कि उनके दुखों का अंत सिर्फ मौत से ही हो सकता है और कुछ नहीं। इसी वजह से वह बाद में खुद को बहुत दोषी महसूस करता था और घर से भाग गया, फिर कभी अपने परिवार के पास वापस नहीं आया। ये सुनकर अभिभावक नाउम्मीद हो गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। अब वे परीक्षा जीत सकते हैं, खासकर वंश परंपरा की अंतिम कठिनाई में। उसी समय रिम सू को अपने पास लाने की कोशिश कर रहा है ताकि आत्मा अंतः पुनर्जन्म की यात्रा शुरू कर सके। जब वे सैन्य शिविर पहुंचते हैं तो सू हैरान रह जाता है कि उसकी मां यहां है, सैनिकों से विनती कर रही है कि वे उसे उसके बेटे के शरीर तक ले जाएं। सेना का कप्तान यह देखता है और उस महिला की तरफ भागता है, उसके कागज फाड़ देता है और उसे जमीन पर धकेल देता है, जिससे वह थकावट से बेहोश हो जाती है। सू देखता है कि उसकी मां पर उसका कातिल हमला कर रहा है और गुस्से में आग बबूला हो जाता है। जल्दी ही वह फिर उस बदला लेने वाली आत्मा में बदल जाता है जो वह पहले था। वह बंधनों से खुद को छुड़ा लेता है और संरक्षक को पकड़कर जबरदस्त ताकत से दूर फेंक देता है। सू का गुस्सा इतना जोरदार हो जाता है कि वह एक विशाल टॉर्नेडो में बदल जाता है जो उस इलाके के सभी सैनिकों को अपने में समेट लेता है और परलोक की ओर एक दरवाजा खोल देता है। बदला लेने वाली आत्मा हर चीज को इधर उधर उछालती है और भारी तबाही मचाती है, जबकि रिम कोशिश करता है लोगों को मारने से बचाने के लिए बेताबी से कोशिश कर रहा था। सौभाग्य से मार्क पोर्टल के जरिए इस दुनिया में आ गया और सू पर हमला कर दिया, विशाल मूर्ति को तोड़ते हुए दुश्मन को चौंका दिया। रिम ने मौका पाकर घुसपैठ की, एक जादुई रस्सी से सू को पकड़ लिया और आखिरकार उसकी दहशत को रोक दिया। इसी बीच हांग की सुनवाई दूसरी तरफ शुरू हो गई, जहां राजा येओमरा खुद मामले की सुनवाई कर रहे थे। देवता ने उस आदमी पर अपनी मां को मारने की कोशिश और अपने भाई को पीटने का आरोप लगाया। इतने बुरे वक्त में राजा ने यह भी बताया कि हांग की मां को असल में पता था कि उसका बेटा उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने चुप्पी साध रखी और ये सब दर्द अपने दिल में छुपा लिया, जिससे ये आदमी का जुर्म और भी बड़ा हो जाता है। देवता ने कहा कि हांग को इस नरक में हमेशा के लिए सजा मिलेगी क्योंकि उसने अपनी जिंदगी देने वाले को मारने की सबसे बड़ी गलती की। अचानक पूरा जहां हिलने लगा और एक आवाज हांग की मां से बात करने लगी। पता चला कि रिम ने अपनी ताकत से सू को हांग की मां से सपने में बात करने की अनुमति दी है और बेटा अपने भाई के लिए माफी मांगता है। तो महिला को बताओ कि हॉन्ग ने उस रात के बाद से 15 साल बिना रुके काम किया है ताकि उनका सहारा बन सके, क्योंकि वह अपने किए पर बहुत पछतावा करता था। हैरानी की बात यह है कि मां बताती है कि उसने अपने बेटे को बहुत पहले ही माफ कर दिया था और खुद ही माफी मांगती है कि वह अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाई। हॉन्ग यह सुनकर रो पड़ता है और राजा खुद उनके पारिवारिक भाव देखकर भावुक हो जाता है। देवता फैसला करता है कि वह अब हॉन्ग से उसके अपराधों के लिए कोई जुर्माना वसूल नहीं सकता क्योंकि पीड़ित ने माफ कर दिया है उसे बहुत पहले, ताकि वो आदमी पुनर्जन्म ले सके। हांग ये सुनता है और चुन की ओर झुकता है। रक्षक लोगों का शुक्रिया अदा करता है जो उसकी यात्रा में मदद कर रहे थे, फिर चमकदार रोशनी में गायब हो जाता है। फिर से मानव दुनिया में
रिम नेसू को अपनी 49वीं पुनर्जन्म के तौर पर लाने का फैसला किया है, ताकि वे राजा के लिए अपनी डील पूरी कर सके और खुद भी फिर से जन्म ले सके। ये लोग कई दानवों के बीच पापी बच्चों की नरक में पहुंचते हैं और शेर की तरह दुश्मनों की तरफ दौड़ पड़ते हैं, ताकि खुद नरक के राजा के सामने रास्ता खोल सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट में बताना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सिने मिस्टिक अनवेल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।